हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में अपनी कहानी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे और हम एक तरीके से वेक्टर एडिशन के पॉलीगन लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके पहले वाले पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, समझिएगा, तब आज की कहानी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो पहले हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनको हमें आज समझना है, आज की डेट में देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अपना आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट को अच्छे से देखा होगा। देखिए, हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सिंपल सा टॉपिक हमारा चल रहा है। एक अगर हम देखें तो हम लोग बात कर रहे हैं जनरली वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, और हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी डिस्कशन किए थे और उम्मीद है आपने उन चीज़ों को समझा भी होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। आज पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आज की डेट का है। लिखे रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज perpendicular to a vector if magnitude of resultant is half of the magnitude of b vector ठीक है। find angle between a vector find angle between a vector and b vector। हमें एंगल फाइंड करना है किसके बीच बच्चे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच हमको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमें रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के कैसा है? परपेंडिकुलर है। इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के हाफ है, मतलब बी वेक्टर का रिजल्टेंट का क्या है? हाफ है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें किसके बीच एंगल फाइंड करना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हमको क्या फाइंड करना है बच्चा? एंगल हमें फाइंड करना है। किसके बीच एंगल फाइंड करना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हमें एंगल फाइंड करना है। चलिए तो क्वेश्चंस को देख लीजिए, समझिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहला काम हमें कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। चलिए हम सबसे पहले एक बेसिक तौर पे बनाते हैं। अगर हमारे पास जैसे मान लेते हैं बच्चा, तो यहाँ से अगर हम जैसे मान लिया कि ये मेरे पास क्या है? एक वेक्टर है, ये क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर। और यहाँ से हमने क्या ले लिया? सपोज दैट ये मेरे पास क्या है बच्चा? बी वेक्टर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? बी वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सपोज दैट हम अगर रिजल्टेंट वेक्टर को सी वेक्टर नाम देते हैं या आर वेक्टर नाम देते हैं, तो सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से अगर हम मान लें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल देखें तो अगर सपोज दैट थीटा मान लें, और ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाता है? अल्फ़ा। तो वो हम अगर मान लेते हैं अल्फ़ा, तो यहाँ से कह रहा है जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है। सपोज दैट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो हमारे पास मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो ये कितना होगा, सी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना मिलेगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर बाई 2 हमें देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे बच्चा तो हमें कितना मिलता है, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है, समझ गए बात को। तो यहाँ से अगर देखें तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, tan 90 इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन, यहाँ से अगर देखेंगे तो ए प्लस बी कॉस थीटा और कॉस थीटा, और tan 90 की वैल्यू कितना होती है बच्चा, 1/0। मतलब फाइनली अगर देखेंगे तो हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चा, इक्वेशन फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये बात सीखनी पड़ेगी कि हमें क्या काम करना है। अब यहाँ से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है बच्चे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करना है। अब अगर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन यहाँ करें तो किस फॉर्मेट से हम करेंगे, देखिएगा। अब हमें क्या पता है, c कितना होगा बच्चा, आपने पढ़ा हुआ है कि सर हमें वो तो पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही हमको पता है। अगर हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे तो c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने c क्या पढ़ा है, मॉड ऑफ b/2। तो सपोज b/2 इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, यही बनेगा बच्चा। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आप समझें तो यहाँ से b कॉस थीटा इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, -a। या अगर आप मैं यहाँ से इसको थोड़ा और लिखना चाहूँ तो b कॉस थीटा इक्वल टू -a, या a इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं a इक्वल टू -b कॉस थीटा। मैं आपसे कहूँगा कि आप a की जगह -b कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन करें तो शायद उससे आपके लिए रिजल्ट आसान हो जाए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास कितना बनेगा, b/2 का होल स्क्वायर, a की जगह -b कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कितना बनेगा, यहाँ से अगर देखें बच्चा, प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो गया, b स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a की जगह क्या रखेंगे बच्चा, -b कॉस थीटा, और यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर कितना है मेरे पास, b कॉस थीटा। कितना है हमें, b कॉस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चा, b कॉस थीटा। ये अगेन कितना बन गया, यहाँ से b कॉस थीटा हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये कितना होगा, b स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 इक्वल टू b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना बनेगा, प्लस b स्क्वायर और प्लस, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये मेरे पास प्लस कितना हो गया, बी स्क्वायर, फिर माइनस, तो ये कितना होगा, -2b स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से -2b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बना, कॉस स्क्वायर थीटा, -2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बात को समझें तो हमारे पास b स्क्वायर बाई 4 और -b स्क्वायर, इसको इधर ले लेते हैं। ये मेरे पास कितना बनेगा बच्चा, तो माइनस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब बताएं यहाँ से एलसीएम लिया तो -3b स्क्वायर बाई 4, और ये फाइनली कितना बनेगा, -b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये b स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। ये हमें एक इक्वेशन देखने को मिला। अब आप देखिए, आपको मैंने टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों पढ़ाया था, अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि हमने टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों पढ़ा है। यहाँ से अगर अब आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बना मेरे पास, 3/4, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है बच्चा, अगर देखें तो cos π/3, cos π/3, तो cos स्क्वायर π/3। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, n पाई प्लस π/3 प्लस माइनस π/3। तो चाहे तो आप ये सोल्यूशन इसका रख सकते हैं।
ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में उठा के चलना पड़ेगा। चाहे तो और बेसिक कोई आप चाहे तो थीटा की वैल्यू रख के देख लें, या तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बात आपको यहाँ से क्या करनी पड़ेगी बच्चा, समझनी पड़ेगी। नोट करें फटाफट। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो थीटा आपको मिल गया। अब आप यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल देखना है। तो अब देखिएगा यहाँ से आप अगर मैं यहाँ से अगर चाहो तो एक ये जनरल सोल्यूशन ना लिख के आपको डायरेक्ट भी लिखा सकते थे बच्चा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो अच्छा चलिए जनरल सोल्यूशन लिखिए लीजिए। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 है। तो n की वैल्यू एक बार 1 रख दीजिए। तो कितना होगा, थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3 और थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना फाइनली बनेगा 150 डिग्री, और ये अगर देखेंगे तो ये बनेगा आपको 30, 180, 210 डिग्री। ठीक है। तो अब आपको 150 डिग्री और आपको थीटा बताया है किसके बीच होगा, 0 से 180 डिग्री के बीच। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा इसका, ये होगा। ठीक है। तो ये बात आपको समझ के यहाँ से चलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा बच्चा। तो पहले क्वेश्चंस के करने के तरीके को समझना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पूरी मैथ है, यहाँ फिजिक्स नहीं है, याद रखिएगा। बट फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ पे फिजिक्स लग रही है और कहाँ पे मैथ लग रही है। नोट कर लीजिएगा एक बार बच्चा। चलिए यहाँ पे बच्चा, अब इसी क्वेश्चन को एक मेथड से और समझते हैं। अगर हम मेथड 2 इसी क्वेश्चन का देखें तो हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिएगा। हमें क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास जैसे कोई भी एक वेक्टर ए वेक्टर है, पहले तो सपोज दैट ये ए वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये मेरे पास होगा बच्चा। रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट वेक्टर तो ये होगा। इसका मतलब अगर थोड़ा ट्रायंगल लॉ पे आप अप्रोच लगाएं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई इसका ये बी वेक्टर होगा मेरे पास, ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर बनेगा, इसके टेल इसके हेड से अटैच होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो अगर सपोज दैट भाई ये मेरे पास अगर देखें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसे सी वेक्टर नाम दे देते हैं। तो ये मैंने अगर मान लिया कि एंगल ये थीटा है, अगर मानते हैं तो आपको पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा। तो यहाँ से ये एंगल सर कितना हो गया 180 माइनस थीटा। ये एंगल सर कितना बनेगा, यहाँ से अगर देखें तो 180 माइनस थीटा बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर सपोज दैट कि मेरे पास क्या कह रहा है, एक लाइन क्वेश्चन में लिखी है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या है, हाफ है। तो सपोज दैट ये मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया कितना है, x है। तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना बनेगा, x/2।
क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो ये बच्चों कितना हो गया, यहां से अगर देखें तो ये x/2 हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, x/2 आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर अगर हम देखें यहां से तो ट्रायंगल लॉ हमारे पास बनता दिख रहा है। तो यहां से अगर देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो साइन थीटा इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x/2 अपॉन x। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू अगर देखें तो x/2 इंटू x अपॉन 1 था तो 1/x कटा। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू कितना बना, 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू कितना बनेगा, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना बनेगा बच्चा, 30 डिग्री। अब आप कैलकुलेशन मैथ में सीख चुके हैं, मैंने आपको सिखाया कि ये साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे, 30 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो ए एंगल अगर देखेंगे तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हमें कितना हो गया यहां से अगर देखें तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 30। तो अगर आप देखें तो यहां से थोड़ा सा अगर आपको ट्रायंगल लॉ के बारे में नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। तो ये बात आपको सीखना पड़ेगा सर कि कहां पे क्या काम कर रहे हैं। अगर ये बात आप समझ गए तो आसानी से चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। तो इसे भी नोट करें मेथड 2 करके। फटाफट करिए। कर लिया, बढ़े आगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए इसी से रिलेटेड, तो एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। if sum of magnitude of a vector and b vector is 16 Newton, magnitude of resultant of a vector and b vector is 8 Newton when resultant is perpendicular to the a vector. Find magnitude of a vector and b vector. Find magnitude of a vector and b vector. Find magnitude of a vector and b vector. हमें a वेक्टर एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बच्चों। a वेक्टर एंड b वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब यहां से देखिएगा कि a वेक्टर एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो कहानी हम अपनी आगे बढ़ाएं बच्चा।
बढ़े आगे, देखिए कह रहा है इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 16 न्यूटन। जो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो हमें मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कितना दिया हुआ है, 16 न्यूटन। क्वेश्चन को पहले समझिए, यहाँ से हम ही कह रहा है इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 16 न्यूटन बचा, तो मान लेते हैं 16 न्यूटन। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड इज 8 न्यूटन। हम मान लेते हैं उसका रिजल्टेंट कितना है, सी वेक्टर, तो सी कितना दिया हुआ है, 8 न्यूटन दिया हुआ है। फिर कह रहा है व्हेन रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। यहाँ से फिर समझिएगा, मेरे पास जो दिया हुआ है उसमें फिर एक बात ये दिया हुआ है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, यहाँ से अगर देखें तो परपेंडिकुलर है किसका, यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ से अगर देखें तो परपेंडिकुलर किसका है, अगर देखें तो ए वेक्टर के, तो ये ए वेक्टर है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। क्लियर है, ये ए वेक्टर, ये सी वेक्टर, और ये कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप बात समझें तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि अगर हम देखें तो ये मेरे पास क्या है, जनरली अगर हम इसको मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये मेरे पास कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ये बात आप जानते हैं। और ये सर एंगल कितना है मेरे पास, 90 डिग्री। क्लियर। यहाँ से देखिए, अब अगर यहाँ से हम देखें, थोड़ा सा समझे तो एक लाइन से क्वेश्चन पहले हम समझ सकते हैं। अगर आप देखें तो मुझे सी पता है, ए पता है, बी पता है, ए प्लस बी पता है, लेकिन क्या मुझे यहाँ थीटा पता है। थीटा अगर देखें तो भाई हमें ना तो सी पता है ना तो बी पता है, तो हम रेशियो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, हमें यहाँ से कह रहा है कि दोनों का सम का मैग्नीट्यूड दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर दिया है, मतलब रिजल्टेंट ये मेरे पास दिया हुआ है, इसका 8 न्यूटन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे क्या है, यहाँ से थीटा देखना है। लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर आप देखें तो एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का। तो सपोज दैट अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास b कितना है, b मैं मान लेता हूँ x, तो ये बताइए a कितना होगा, 16 माइनस एक्स होगा। कितना होगा, 16 माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ से मान लूँ b इक्वल टू x, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो गया, 16 माइनस एक्स। क्लियर है इतनी बात बच्चा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें यहाँ से क्या समझना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या समझना है, यहाँ से अगर देखें तो x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, 8 का होल स्क्वायर और प्लस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात, 16 माइनस एक्स का क्या हो मिलेगा, होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 टू जा 32x। क्लियर, यही बनेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 64 तो 32x इक्वल टू 64 प्लस कितना हो गया, यहाँ से अगर देखें 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 और 6 और ये 12, 256, ये मेरे पास बनेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें बच्चा तो फाइनली कितना हो गया, 32x इक्वल टू, अब ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ से 260, तो ये कितना हो गया 320, तो ये कटेगा तो x की वैल्यू कितना मिला बच्चा, 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना बना, 10। तो b की वैल्यू हमें कितना मिल गया, यहाँ से 10 न्यूटन। तो a की वैल्यू सर कितना होगा, यहाँ से अगर देखें तो 16 माइनस 10, तो हमें कितना मिलेगा, 6 न्यूटन। तो हमें जो a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था वो कितना मिल गया, यहाँ से अगर देखें तो हमें 10 न्यूटन हमें देखने को, 16 न्यूटन एंड 10 न्यूटन देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोसेस है जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ समझिएगा, अगर हम देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए हैज मैग्नीट्यूड आर, ए हैज मैग्नीट्यूड आर, ए हैज मैग्नीट्यूड आर, ए हैज रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आर, ये थोड़ा मिसप्रिंट, ए हैज रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आर, ए हैज रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आर, ठीक है। इफ बी वेक्टर इज डबल्ड, if b vector is doubled b vector is double and added to b vector is double and added to a vector, then new resultant become, new resultant become a root 3, a root 3, a root 3, ठीक। find angle between a vector and b vector, find angle between a vector and b vector, a vector and b vector, find angle between a vector and b vector। फटाफट नोट, बार ध्यान से पढ़िए बच्चा, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर आगे हम क्वेश्चन को समझें। बढ़े आगे बच्चा। चलिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप समझेंगे तो बहुत बेसिक तरीके से इसे सीख सकते हैं। हमें कह रहा है कि हमारे पास यहाँ से क्या दिया हुआ बच्चा, कि जैसे मान लेते हैं टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए हैज रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आर, ठीक है। दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास, सेम है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, सेम है, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ हैव अ सेम मैग्नीट्यूड, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इफ बी वेक्टर इज डबल्ड एंड एडेड टू ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। अगर बी वेक्टर को डबल कर दिया जाए, मतलब अब बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2a हो जाए। इसको a मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो यहाँ पे a करिए, ठीक है। अब कितना हो जा रहा है, 2a हो जा रहा है। तो यहाँ से रिजल्टेंट जो मेरे पास मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, a रूट 3। अब समझिए, इसका मतलब अगर r देखें
तो मेरे पास जो रिजल्टेंट न्यू मिल रहा है वो रिजल्टेंट न्यू कितना मिल रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ से हमें जो देखने को मिलेगा ये ए और बी कैसा है, न्यू है। यहाँ से ए रूट 3 और ये कितना हो गया मेरे पास, अगर देखें तो ए की वैल्यू तो ए ही है, बी की वैल्यू 2a, तो 4a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू 2a, और ये कितना बनेगा यहाँ से कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर देखें बच्चा तो इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ए रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ये कितना हो गया 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 2 जा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और यहाँ से कितना बनेगा कॉस थीटा। क्लियर। और यहाँ से अगर देखेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर और ये कितना बनेगा कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात को समझें तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, आसानी से इसे कर सकते हैं। यहाँ से इसको इधर भेज दिया तो माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ से a स्क्वायर 2 से 2, तो यहाँ से -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। कितना बना बचा, -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें यहाँ से कैलकुलेशन को थोड़ा समझें तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू आपने सीखा है -1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, अगर देखेंगे तो कॉस π/3 की वैल्यू होती है। कितना होती है, कॉस π/3 की वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है। अब अगर देखें सॉरी कॉस π/6, हाँ π/3, ठीक है, कितना मिलती है कॉस π/3। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा कॉस, और अगर देखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/थीटा, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से कितना बनेगा, थीटा की वैल्यू अगर देखेंगे तो 2π/3 मिलेगा। कितना बनेगा 2π/3, और थीटा जिसको हम क्या बोलते हैं 120 डिग्री, क्या बोलते हैं 120 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना मिला बचा, 120 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा 120 डिग्री। तो ये अप्रोच है क्वेश्चंस को करने का और समझने का। तो फटाफट नोट करें बच्चा, आगे बढ़ते हैं जिससे कर लिया, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो ये क्वेश्चंस रहे बच्चे, क्वेश्चंस की कहानी रही। अब हमारा नया टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पॉलीगॉन लॉ। अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो 2 से ज़्यादा वेक्टर के एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम किस लॉ से समझते हैं, पॉलीगॉन लॉ से। ठीक है, तो हम इसके अगर देखेंगे तो वेक्टर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स से ज़्यादा हैं तो उसका वेक्टर एडिशन किस तरीके से हमें करना है, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अगर मोर देन 2 वेक्टर्स है तो वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या होगा। सपोज दैट यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, इन तीनों को एडिशन करना है। तो एडिशन ऑफ अगर देखेंगे तो एडिशन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो हमें इनका एडिशन यही मिलेगा, और यही को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो भाई ये कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, भाई तीनों वेक्टर का क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ से इसका प्रोसेस बहुत क्लियर है बच्चा। हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में किया है सेम वही प्रोसेस करते हैं, बस थोड़ा सा हमें यहाँ से
बातें कॉन्सेप्चुअल समझना है। जैसे हमें सबसे पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया बच्चा, ए वेक्टर के बाद अब आप क्या करेंगे, ए वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करेंगे, यही करेंगे। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा, ये जो मिलेगा, ये हमको क्या मिला है बच्चा, रिजल्टेंट मिला है। लेकिन ये किसका मिला है बच्चा, अगर देखें तो ये रिजल्टेंट मिला है हमको, जनरली किसका रिजल्टेंट मिला है, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को, और इसको हम आर वेक्टर नाम देते हैं, और इसको क्या लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब तीसरा वेक्टर जो सी वेक्टर एडिशन करना है, उस सी वेक्टर को क्या करेंगे बच्चा, इस तीसरे वेक्टर से हम एडिशन करेंगे, और इस तीसरे वेक्टर से अगर हम एडिशन करेंगे तो इस तीसरे वेक्टर से एडिशन, अब जो दूसरा वेक्टर हमारे पास है उसके हेड से इस तीसरे वेक्टर के टेल को ऐड करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ से, तो अब हमें यहाँ से अगर आप देखें तो अब जो पहला वेक्टर था उस पहले वेक्टर के टेल को इस लास्ट वेक्टर के हेड से ऐड कर देना है। तो अब जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ से, अब रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये सी वेक्टर था तो इस आर वेक्टर और सी वेक्टर का, तो अगर मैं इसको R1 वेक्टर नाम दे दूँ तो आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सर सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही तीन वेक्टर के एडिशन का कॉन्सेप्ट है, या ये कहिए कि यही रिजल्टेंट वेक्टर है किसका बच्चे, अगर देखें तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का। तो हमें जो पॉलीगन लॉ क्या है, कहता है कि सर जो हमारे पास जितने भी वेक्टर दिए होंगे उन वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है तो वेक्टर एडिशन का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, पहले वेक्टर के ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जनरली क्या होगा, वहाँ से जनरली ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को, फिर बी वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड से, मतलब हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर के टेल को ऐड करना होता है इस प्रोसेस से, ठीक है। और फाइनल हम अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, रिजल्टेंट वेक्टर हम नाम देते हैं। यही क्या होता है मेरे पास, रिजल्टेंट वेक्टर नाम देते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये कुछ एक ये क्या बना है, 1 2 3 4 हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है। ये ओ नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जनरली हेक्सागन की 6 साइडेड 6 वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो हमें इनके वेक्टर के बीच रिजल्टेंट देखना है। जैसे मान लेता हूँ कि ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास कितना दिया हुआ है बच्चा, बी वेक्टर दिया हुआ है, ये मेरे पास दिया है सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये हमें दिया हुआ है, और ये लास्ट वेक्टर हमें दिया हुआ है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एफ वेक्टर, ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमें दिया हुआ है। अगर आप सपोज दैट मान लीजिए कि कुछ ये डायरेक्शन भी है वेक्टर का, तो अब इनके बीच एक आप रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा समझिएगा। यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ बच्चा, तो मेरे पास क्या दिख रहा है, अगर मैं देखूं तो यहाँ से मुझे बहुत साफ सुथरा कॉन्सेप्ट है कि हमें ये क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर देखें तो R1 वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्लियर है। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अगर देखें तो फिर इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो इसको इससे ऐड कर देंगे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसे R2 वेक्टर नाम दे दूँ तो ये R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया, क्लियर है। इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट देखें तो ये भी ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं, और सर ये मेरे पास क्या होगा, ये बनेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अब अगर देखें तो ये मेरे पास अगर R3 वेक्टर है तो R3 वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर बनेगा, कितना बनेगा, डी वेक्टर। यहाँ से आपने देखा बच्चा R1 वेक्टर इक्वल टू कितना बना था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ से आपने ये बात देखी कि जो R2 वेक्टर है वो कितना बनेगा, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्लियर है। तो हमें अगर देखें तो R3 वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर हमें बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ से R3 वेक्टर अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, R2 वेक्टर को R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर और प्लस D वेक्टर, क्लियर। और R1 वेक्टर कितना हो गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर और प्लस C वेक्टर और प्लस D वेक्टर, ये मेरे पास कितना मिल गया, R3 वेक्टर, क्लियर। यहाँ से अगर देखें तो अब हमें F वेक्टर देखना है। तो अब अगर आप देखें, थोड़ा सा समझिएगा, अगर देखें तो रियल में डी वेक्टर ओ ई वेक्टर होना चाहिए, ओ है मेरे पास, तो यहाँ से R3 वेक्टर और ई वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास एफ वेक्टर नहीं होगा बच्चे, ये बात समझिएगा। अगर इसका और इसका एडिशन देखना है तो ये मेरे पास बनेगा, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास माइनस एफ वेक्टर होगा, क्या होगा, माइनस एफ वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास क्या दिख रहा है कि R3 वेक्टर और प्लस ई वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस एफ वेक्टर। इसके जस्ट अपोजिट वेक्टर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ से क्या दिख रहा है, R3 वेक्टर अगर देखेंगे तो R3 वेक्टर प्लस ई वेक्टर और प्लस एफ वेक्टर इक्वल टू 0। और सर R3 वेक्टर कितना पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर और प्लस एफ वेक्टर। अब आप खुद ही देख लीजिए कि सर क्या मिल रहा है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें कुछ ये देखने को मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये बात आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी कहानी है, कुछ भी अप्रोच ऐसी नहीं है जिसे आप ना कर पाएँ, क्लियर। तो फटाफट इतनी बात को समझ पाएँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे और अगर हमें सारे वेक्टर्स का सम एक जीरो वेक्टर है, और जीरो वेक्टर का मतलब वो कैसा वेक्टर होता है, एक नल वेक्टर होता है, या आप जिसे क्या कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे, 0 होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान से समझ के चलना है, जो कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप सीख ना सकें। एक सिंपल सी अप्रोच है जो आप वेक्टर के केस में समझते हैं बच्चा, इतनी बात आप दिमाग में बैठा कर चलेंगे, ठीक है। इतनी बातों से हमें सारी बात क्लियर हो जाती है। ये सी वेक्टर है बच्चे, क्लियर। फिर मैंने आपको रियल में ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में समझा दिया था, ठीक है, कि रियल में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहें तो एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ से अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है बच्चे, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक, जो हमने रिजल्टेंट निकालना है वो इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते थे, ठीक है। इसी से मैंने बता भी दिया था कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चा। तो अगर हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड्स किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चे, जनरली अगर देखें तो दो साइड्स हमारे पास जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो जनरली इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, इनके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हमारे पास वेक्टर एडिशन मिलता है, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना मिलता है सर, बी वेक्टर मिलता है। तो यही पैरेललोग्राम लॉ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी पे फिर हमने बातें समझी थी कि कैसे हमें अगर इनके बीच एंगल थीटा है और ये अल्फा है तो ये एंगल क्या कैसे बनाता है, ये सारी बातें हमने सीख लिया था, ठीक है। अब हमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना था कि एडिशन किया या सब्ट्रैक्शन, दोनों बातें हमारे पास
जनरली अगर देखें एडिशन की कहानी समझा कई जगह, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, मैंने ये भी बात आपको समझा रखी है, लेकिन थोड़ा सा इसकी अप्रोच फिर से एक बार समझिएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि सर मेरे पास दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखना है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास अगर सपोज दैट ये एक वेक्टर दिया है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, आर गिवन। तो यहाँ से अब मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब हमारे पास दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो रियल में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा होता है, लेकिन रियल में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को अगर थोड़ा और लिखने के तरीके को समझें तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख देते हैं। और ये क्या होता है सर, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ये क्या है, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर, जस्ट अपोजिट होता है डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड में सेम होता है बच्चा, ठीक है। तो जैसे ये मेरे पास ए वेक्टर है, तो अगर सपोज दैट मैंने आपको बताया था कि बी वेक्टर देखें, तो सपोज दैट मेरे पास ये बी वेक्टर है, तो ये अगर बी वेक्टर है तो इसका जस्ट एक निगेटिव वेक्टर हम अगर देखें तो ये मेरे पास डायरेक्शन में कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर देखें थोड़ा सा अगर ये बी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मतलब बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर, ये बात आपको समझ के चलना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसके साथ जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये मेरे पास इसके साथ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से ये हमें देखने को मिलेगा, यहाँ से ये बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर मिलेगा। ये मेरे पास कितना हो गया, ए वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर मिलेगा ये कितना मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर कितना मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और यहाँ से ये जो आर वेक्टर मिलेगा, अब इस वेक्टर का रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर देखें तो ये किसका है, ये वेक्टर एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये रिजल्टेंट क्या बताता है, सब्ट्रैक्शन को बताएगा, ये रिजल्टेंट किसको बताएगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बताएगा। तो इतनी बातें हमें क्या करनी है बच्चे, इसमें समझ के चलना पड़ता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो एक एक करके आपको सीखने हैं बच्चे और समझने हैं। उम्मीद है इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है। अब चलिए यहाँ से तो इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आपको एक बात और सीखना है कि अगर आप देखें सर, आप कहेंगे कि हमने तो सर ये बात और समझा, चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए कि सर अगर हमारे पास दो वेक्टर थे तो इसके बीच अगर आप देखें तो हमारे पास दो वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा था, दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा था, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये सपोज दैट हमारे पास ये एक जनरली थीटा एंगल था, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब अगर देखें तो इसके नेगेटिव वेक्टर्स के साथ कितना एंगल, अगर हमें दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हमें एंगल थीटा है, तो हमें अगर देखेंगे तो हमें उस केस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल कितना देखने को मिलेगा। तो आप बहुत सिंपल सी कहानी समझिए, ये हो गया मेरे पास ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये एंगल मेरे पास कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो 180 माइनस थीटा हमें देखने को मिलेगा। तो ये अप्रोच हमें देखने को मिलता है। सब सिखा चुके एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हमारे पास क्या है, या तो दोनों के टेल मिलने चाहिए या तो दोनों के हेड मिलने चाहिए एक पॉइंट पे। अब इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे तो ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरे पास माइनस बी वेक्टर है, तो इनके बीच का ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा मेरे पास 180 माइनस थीटा। तो यहां से ये बात समझिएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर थीटा है तो एंगल बिटवीन अगर आप देखेंगे ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर कितना होगा 180 माइनस थीटा। आज कॉन्सेप्ट इतनी बात आपको समझ के चलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा बच्चे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी बच्चे। ठीक है, तो ये सारी इतनी अप्रोच थी, इसको इतना क्लियर करिएगा। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे।
आगे कहानी समझेंगे। ठीक है, कल हम लोग जनरली एक नए कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, पोजीशन वेक्टर के बारे में समझेंगे, यूनिट वेक्टर के बारे में समझेंगे। तो हम इससे छोटे छोटे टॉपिक्स पे कल काम करेंगे, तो इतना इसे अच्छे से क्लियर करके चलिएगा। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। तो ओके बाय।